जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं। और सेट 6 जो हमारा था उसका हम एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में रखने वाले हैं। उससे पहले नीचे लिंक है, मैं सबको बता दूं। जो स्टेटस में जो क्वेश्चंस डल रहे हैं आपको, स्पेशली साइंस के, मैं फिर से कहता हूं, हमारा टारगेट है कि बिहार जो दरोगा जो नेक्स्ट वैकेंसी उसमें साइंस के क्वेश्चन स्पेशली पूरा का पूरा सिर्फ आपको स्टेटस से दिख जाए। ठीक है, तो जितनी क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपके लिए डाला जाता है उसको आप जरूर आप लिखते हुए चलेगा। बाकी आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में अगर आप हो तो उसका प्रॉपर पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। इसका पीडीएफ आपने प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, जो सेट नंबर 6 था, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन हम देंगे उसको आपको प्रॉपर उस पीडीएफ में शॉर्ट हैंड में अपने हिसाब से जिस तरीके से आप याद कर पाओ बाद में, ठीक है, आपको उसमें लिखना है। ठीक है, और एक चीज, ज्यादा हम बोलने पे फोकस करेंगे ताकि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आपको मैं रिवीजन करवा सकूं और आपके दिमाग में ड्रिल्ड कर पाऊं। तो ज्यादा फोकस इस पे करना है कि सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इसमें कनेक्ट करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं, बाकी लेकिन नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। ठीक है, और प्रिंट करवा लेना है। देखिए, जब आप टेस्ट दोगे तो आप तो पीडीएफ से दे सकते हो मोबाइल से, बट उसके बाद आप प्रिंट करवा लीजिएगा ताकि जब एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो उसका आप लिख पाओ। पहला क्वेश्चन था, और मैं मान के चलो अगर आपने सही से पढ़ा तो इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन थे जो आपको वीडियो प्लस जो पीडीएफ दिया गया है, ठीक है, स्पेशली दरोगा के लिए, वो श्योर सिलेक्शन ग्रुप में जो डाला गया है, ठीक है, वो मोर देन इनफ है इस एग्जाम को निकालने के लिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। सबसे पहला क्वेश्चन था कि बिहार में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई है। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो टोटल जो रामसर साइट की जो संख्या हो गई है वो हो गई है अब 3 हो गई है। पहला कौन है? तो पहला है आपका कांवड़ ताल। ठीक है, पहला कौन सा था? तो कांवड़ ताल। पहला आपको पूछा जाएगा कि पहला जो रामसर साइट था बिहार का वो कौन सा था? वो कांवड़ ताल था। और ये कितने नंबर का था? ये 39th नंबर का था भारत का। ठीक है, कितने नंबर का? 39th नंबर का था। नेक्स्ट आपको यहां से याद रखना, ये जो कांवड़ ताल है, ठीक है, ठीक है, ये कांवड़ ताल क्या है? ये एक ऑक्सबो लेक है। क्या है ये? एक ऑक्सबो लेक है। दैट मींस एक गोकुर झील है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट, मैंने क्या बोला, एशिया का सबसे बड़ा गोकुर झील या ऑक्सबो लेक कौन सा है? तो आपको याद रखना कि एशिया का सबसे बड़ा जो ऑक्सबो लेक है वो यही है। ठीक है, गोकुर झील जो है वो यही है, कांवड़ ताल। ये कहां है? तो आपको याद रखना ये बेगूसराय में है। कहां है? तो बेगूसराय में। आपको अच्छे से याद रखना है बेगूसराय में। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला आपका रामसर साइट बिहार का कौन सा था? तो आपको याद रखना है कांवड़ ताल। इसको कब ये रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, 2020 में दिया गया। ठीक है, और ये जो कांवड़ ताल है बेसिकली क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा आपका गोकुर झील है या आपका ऑक्सबो लेक है। आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि कहां है आपका कांवड़ ताल? तो ये आपका बेगूसराय में ये एक झील है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है दूसरा एंड तीसरा नंबर। ठीक है, तो दूसरा जो है आपका नागी और तीसरा जो है आपका नकटी। तो नागी और नकटी ये दो आपका, ठीक है, नागी और नकटी ये दो आपका एक्स्ट्रा जो अब 2024 में जुड़े हैं। कब जुड़ा है ये नागी और नकटी? जो आपको याद रखना है 2024 में जुड़ा है। ठीक है, और ये दोनों कहां है? तो जमुई में है। कहां है आपका? जमुई में है। आपको अच्छे से याद रखना है। तो टोटल आप कितने हो गए हैं? आप टोटल 3 रामसर साइट बिहार में हो गए हैं। एक है आपका बेगूसराय में कांवड़ ताल, जिसको 2020 में मिला, और 81 और 82 याद रखिएगा, ये नागी जो है 81 नंबर का बना है और नकटी जो बना है 82 नंबर का आपका रामसर साइट बना है। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? आपके 3 हो गए हैं अब बिहार में आपका रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट मतलब होता है आर्द्र भूमि। ठीक है, और आर्द्र भूमि दैट मींस वेटलैंड। वेटलैंड इंग्लिश हिंदी दोनों को लेके चलेंगे, वेटलैंड। तो इसी से क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है कि वेटलैंड दिवस दैट मींस आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और जो ये रामसर है, ठीक है, रामसर का हम लोग जब भी बात करते हैं तो रामसर एक सिटी है बेसिकली। ये कहां है सिटी? तो आपके ईरान में है। आपको ये भी याद रखना है। तो रामसर जो कन्वेंशन हुआ था बेसिकली ये कब हुआ था? तो आपको याद रखना है जो रामसर जो कन्वेंशन ये जो हुआ था, आपको याद रखना है। तो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ये 1971 में हुआ था। अच्छे से याद रखना। रामसर कहाँ है? तो रामसर एक सिटी है ईरान में, वही आपका रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि को बचाने के लिए। और भारत ने इस पे कब साइन किया था? तो 1982 में किया था। एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करंट का पॉइंट हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, करंट का हमने बहुत ही डिटेल में चीजें हमने करवा रखा। तो ये स्टैटिक जो जनरल अवेयरनेस होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इसका आंसर जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा।
हर साल संस्था और संस्थापक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और जो भी जिस तरीके से भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, देखिए हमारा तरीका यही रहेगा कि जो दरोगा के क्वेश्चंस आपके बाहर ना जाए, ठीक है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा वीडियो ये डिजाइन होगा और उसी पे बेस्ड होगा। अगर हम किसी चीज को बात कर रहे हैं, किसी क्वेश्चंस को रखे हैं, तो वो PYQ के हिसाब से है और BPSSC के हिसाब से है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन था कि गलत मिलान, ठीक है। इसमें आप देख लो, इसमें कौन सा है जो गलत मिलान है। संस्था और संस्थापक से हमेशा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 बिल्कुल सही है ये, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन 1876 ये भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, ये दोनों सही है। उसके बाद है इंडियन सोसाइटी, ठीक है, तो ये आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी जो ये फॉर्म हुआ था, ये हुआ था आपका 1872 में, ठीक है। एक और चीज मैं आपको समझा दूं, वही ज्यादा डिस्कशन करूंगा जिसकी जरूरत है, ठीक है। उस क्वेश्चन में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा जहां जरूरत नहीं, ठीक है। और उसके बाद है सत्यशोधक समाज, ये भी 1873। देखिए सबसे पहले हम लोग आपको 2-3 पॉइंट में याद करवाता हूं जो अभी तक जो संस्था और संस्थापक से क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला पूछा गया था नौजवान सभा कब फॉर्म हुआ था। तो नौजवान सभा जो है आपको पता है ये आपका कब और किन के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो नौजवान सभा जो है 1926 में आपको पता होना चाहिए, और ये जो फॉर्म किया गया था आपको किया गया था भगत सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। किनके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा आपका किया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इस बार थोड़ा दिन पहले ही अगर आप ESI का मेंस का पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्या पूछा गया था? तो क्या पूछा गया था? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहले मैं ये कनेक्ट कर देता हूं कि किसी भी टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ताकि आपको एक माइंड समझ में आए कि कैसे दरोगा क्वेश्चंस पूछता है। तो जैसे कि पूछा था कि नौजवान सभा, तो नौजवान सभा जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था आपका भगत सिंह के द्वारा 1926 में। पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन, और हमेशा ट्राई करना कि आपको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कहानी रटने से नहीं होगा, आपको मेंस नहीं लिखना है, आपको मैक्सिमम फैक्ट्स याद करने, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जब भी पढ़ो ट्राई करना कि कितना फैक्ट आप रिकॉल कर पा रहे हो, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, टीचर नहीं बनना है, ठीक है। तो जैसे कि नौजवान सभा 1926 में फॉर्म हुआ, किसके द्वारा? आपका भगत सिंह के द्वारा। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, क्या मैंने बोला? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ये कब फॉर्म हुआ था? तो पहला आपको याद रखना है नौजवान सभा से पूछा था, तो 1926 में ये भगत सिंह के द्वारा फॉर्म हुआ। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा था, सब प्रीवियस ईयर है, ठीक है, कि आपका इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंडियन सोशल बहुत सब चीज पढ़ाया हुआ है ऐसे ही आपको। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ये कब फॉर्म हुआ? तो 1887 में ये फॉर्म हुआ। ये इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस किनके द्वारा फॉर्म हुआ था? तो आपको याद रखना है ये हुआ था MG रानाडे, ठीक है, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। किससे? महादेव गोविंद रानाडे। ये वही महादेव गोविंद रानाडे हैं जिनको सुकरात ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सुकरात ऑफ महाराष्ट्र भी किनको कहा जाता है? तो ये महादेव गोविंद रानाडे। ये महादेव गोविंद रानाडे से एक चीज आप और याद रखोगे, इनका कनेक्शन एक और से है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1867 में हुआ था, ठीक है। और जो महादेव गोविंद रानाडे है इनका भी संबंध ये प्रार्थना समाज से है। प्रार्थना समाज कब फॉर्म हुआ था? तो आपका कब फॉर्म हुआ था? तो आपका 1867 में हुआ था। और प्रार्थना समाज का जो कनेक्शन है, ये महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज को बहुत आगे तक फेमस इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये याद रखना है, नौजवान सभा 1887, आपका इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ये सब याद रखना। और इस बार ही पूछ लिया गया था एक और क्वेश्चन जो आपका BR अम्बेडकर, याद रखना, दादा राजा राम मोहन रॉय, BR अम्बेडकर, ये सब बहुत ही फेमस पर्सन है जो दरोगा का फेवरेट रहा है। तो जैसे कि BR अम्बेडकर से इस बार पूछ लिया गया था, तो BR अम्बेडकर पे थोड़ा बात कर लेते हैं। BR अम्बेडकर से अब इस बार भी पूछा था 1275 के मेंस में, और इससे पहले भी BR अम्बेडकर से क्वेश्चन पूछा गया। तो जो BR अम्बेडकर से पूछा गया था, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, पहला क्वेश्चन इस बार का जो पूछा गया था, ये पूछा गया कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है, कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, पहला क्वेश्चन था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा BR अम्बेडकर से कि बहिष्कृत हितकर्मी सभा, बहिष्कृत
हितकर्णी सभा, मैं शॉर्ट में लिखता हूं बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये कब फॉर्म हुआ था? तो 1924 में फॉर्म हुआ था। ये सब इनके द्वारा ही किया गया। एक था स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, ये कब फॉर्म हुआ था? तो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी या स्वतंत्र श्रमिक पार्टी जो फॉर्म हुआ था ये 1936 में हुआ था। ठीक है, ये तीनों एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा। आपका डेक्कन डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, अपना आत्मकथा बोल सकते हैं इनको, वेटिंग फॉर वीजा। तो आपको पूछा जाएगा कि वेटिंग फॉर वीजा किनके द्वारा लिखा गया है? तो बी.आर. अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। ये चीज आपको याद रखना है। राजा राम मोहन रॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार ही पूछ लिया था राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कशन कर पा रहा हूं। राजा राम मोहन रॉय, एक बार याद करो राजा राम मोहन रॉय। इस बार पूछा था कि आधुनिक, ठीक है, भारत का पहला आधुनिक पुरुष किसको बोला जाता है? तो आप क्या बोलोगे? राजा राम मोहन रॉय। भारत का पहला आधुनिक पुरुष कौन था? राजा राम मोहन रॉय। दूसरा याद रखिएगा इनका दो पत्रिका का नाम, एक था संवाद कुमुदी, एकदम दिमाग खोल के, एक था संवाद कुमुदी और एक था आपका मिरातुल अखबार। संवाद कुमुदी बंगाली में, मिरातुल अखबार फारसी में। संवाद कुमुदी और मिरातुल अखबार दो पत्रिका। इन्होंने एक बुक लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बुक का नाम क्या था? गिफ्ट टू मोनोथेसिस। ऑलरेडी अभी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है, गिफ्ट टू मोनोथेसिस। तो गिफ्ट टू मोनोथेसिस किसने लिखा था? राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था। याद रखिएगा इनको राजा का उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था, और इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी बोलते हैं। 1828 में इन्होंने क्या किया था? तो ब्रह्म समाज का फॉर्मेशन किया था। और आपको याद रखना 1825 वेदांता कॉलेज, तो वेदांता कॉलेज कब फॉर्म हुआ था? तो याद रखिएगा इन्होंने 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज का फॉर्मेशन किया था। कहां फॉर्म किया था वेदांता कॉलेज का फॉर्मेशन? तो इन्होंने किया था कोलकाता में किया था 1825 में, डेविड हेरे के साथ मिलके। अब यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदांता कॉलेज इनके द्वारा हुआ था, पर वेदांता सोसाइटी जो न्यूयॉर्क में फॉर्म हुआ था, याद रखिएगा, एक है आपका वेदांता सोसाइटी, मैंने क्या बोला? वेदांता सोसाइटी, जो कि 1894 में हुआ था। 1894 में ये विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा 1825 में वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन रॉय, और आपको वेदांता सोसाइटी 1894 आपका ये न्यूयॉर्क में हुआ था, ये विवेकानंद के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये याद रहेगा। तो राजा राम मोहन रॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, जो चीज मैंने बोला आपको इनके बारे में एकदम याद रखना है। संवाद कुमुदी मैंने बोला, मिरातुल अखबार बोला, गिफ्ट टू मोनोथेसिस बोला। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीजें। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज का फॉर्मेशन किया। 1825 में इन्होंने क्या किया? 1825 में क्या किया? और आपका वेदांता कॉलेज का फॉर्मेशन किया। और एक और बहुत ही आत्मीय सभा सबसे पहले तो इन्होंने यही किया था, आत्मीय सभा। तो ये 1815 में। ठीक है, जैसे जैसे दिमाग में आता है प्रोसेसिंग होता है ना, तो प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये राजा राम मोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बी.आर. अंबेडकर दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट जो संस्थाएं हैं उसको आप जरूर आप देखिएगा, जैसे विवेकानंद बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद अगर ये आप ऑप्शन देखोगे, ठीक है, तो ये है आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, एक बार इसको हम लोग एक्सप्लेन, यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत है। ठीक है, सब क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो याद रखिएगा इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये लंदन में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? दादा भाई नारोजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है दादा भाई नारोजी। सबसे पहले दादा भाई नारोजी से क्वेश्चन याद रखोगे, ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इन्होंने एक बुक लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया? तो आप क्या बोलोगे? ये लिखा गया है दादा भाई नारोजी के द्वारा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा गया है। धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको याद रखना है धन का निष्कासन, जिसको हम लोग ड्रेन थ्योरी बोलते हैं, किसने दिया है? तो आपको याद रखना है वो भी आपका दादा भाई नारोजी ने दिया है। इन्होंने एक पत्रिका निकाला था रस्तगप्तूर। मैंने क्या बोला? रस्तगप्तूर। ये भी पूछा जा चुका है, दरोगा का ही क्वेश्चन है। रस्तगप्तूर ये गुजराती भाषा में फारसियों के लिए निकाला गया था। तो गुजराती भाषा में फारसियों के लिए निकाला गया था। तो रस्तगप्तूर पत्रिका किसने निकाला था? दादा भाई नारोजी ने निकाला था। ये पहले पर्सन थे, याद रखिएगा, पहला कौन था भारतीय जिसने
पर कैपिटा इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भारतीयों के लिए निकाला था तो 20 रुपया निकाला था। और पहला पर्सन जो प्रति व्यक्ति आय जिन्होंने निकाला था वो कौन था, तो ये दादा भाई नारोजी ही था। बट यही क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करता है और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। देखो तरीका यही है मेरा पढ़ाने का, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपके दिमाग में ये सब चीज रिवीजन हो रहा होगा। अगर आपने नहीं कभी इस तरीके से पढ़ा है तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और चीजें लिखना है। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है, पहला पर प्रति व्यक्ति आय तो इन्होंने गणना की थी, बट साइंटिफिक रूप से सबसे पहले किसने किया था, तो आपको याद रखना है विजेंद्र राव ने किया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, VKV राव। तो पहले पर्सन जो साइंटिफिक तरीके से जो प्रति व्यक्ति आय जिन्होंने निकाला था उनका नाम क्या था, विजेंद्र राव। दादा भाई नारोजी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इंडियन जो कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए, इस बार भी दरोगा मेंस के पेपर में 2 क्वेश्चन आया हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से। तो याद रखिएगा जो दादा भाई नारोजी है इन्होंने 3 सेशन किया था। एक था दूसरा वाला सेशन 1886 जो कि कोलकाता में हुआ था, उसके बाद था 1893 जो कि लाहौर में इन्होंने किया था, और एक था आपका 1906। अब देखो कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले इन्होंने 3 सेशन का हेड किया, सबसे पहले कोलकाता, लाहौर और फिर से कोलकाता। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था कांग्रेस के सेशन में, तो याद रखिएगा इन्होंने ही किया था। और 1906 वाला जो सेशन था, ठीक है, 1906 का जो सेशन था उसमें ही इन्होंने क्या किया था, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दादा भाई नारोजी ने किया था। ये 1886 याद रखिएगा दूसरे नंबर का, और ये पहले फारसी भी थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो 1886 में जो ये कोलकाता में जो सेशन हुआ था, याद रखिएगा इसी में क्या हुआ था, जो ये इंडियन एसोसिएशन है 1876 में जो फॉर्म हुआ था, और ये जो फॉर्म हुआ था आपका आनंद मोहन बोस और आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये जो फॉर्म किया गया था इंडियन एसोसिएशन। यही इंडियन एसोसिएशन पूछा जाता है कि इंडियन एसोसिएशन कब कांग्रेस में मिल गया, तो ये दूसरा जो सेशन हुआ था इसी में ये इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में मिल जाता है। याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन किनके द्वारा फॉर्म हुआ, तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी से एक पत्रिका बनता है जिसका नाम है बंगाली। तो बंगाली पत्रिका किसने बनाया है, एडिटर थे, तो आपको याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दादा भाई नारोजी से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि ये पहले भारतीय थे, ठीक है, जो कि 1892 में आपको पूछा जाएगा, पहले भारतीय जो 1892 में, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। वो कौन थे, तो आपके दादा भाई नारोजी। कौन से पार्टी से जीते थे, लिबरल पार्टी से जीते थे, याद है। तो इतना कम से कम आप यहां से याद रखो, जितना भी मैंने इनके बुक के बारे में बताया, प्रॉपर्टी एंड अनबिटेड रूल, इनके सिद्धांत के बारे में बनाया, आपका धन के निष्कासन, तो ये सब चीज आपको याद रखना है। इसके बाद इंडियन सोसाइटी, ये गलत था, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये 1872 में हुआ था और आनंद मोहन बोस के द्वारा हुआ था। उसके बाद है सत्यशोधक समाज, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज आपको याद रखना, ये जो किया गया था ज्योतिबाई फूले के द्वारा किया गया था 1873 में। किसके द्वारा, ज्योतिबाई फूले। और ज्योतिबाई फूले की ही पत्नी थी सावित्री फूले, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखिएगा ज्योतिबाई फूले ने एक बुक भी लिखा है गुलामगिरी। तो याद रखिएगा गुलामगिरी किताब का बात करें या सत्यशोधक समाज का बात करें, जो कि 1873 में फॉर्म हुआ था, इनका रिलेशन किससे है, तो ज्योतिबाई फूले से है। मेन जो ये सत्यशोधक समाज था, इसका बेसिकली काम क्या था, तो इसका काम जो था, जो निचले तबके के लोग हैं उनको उठाना। एटलीस्ट इतना आपको समझ के रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया। क्वेश्चन नंबर 2 था, ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही डिटेल में हम ये सब कर चुके हैं, ठीक है। तो करंट वाला हम यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, पहला वुडन सैटेलाइट कौन सा बनाया, तो लिग्नोसेट है, जिसको किसने बनाया है, याद रखिएगा जेक्सा मतलब होता है जापान का स्पेस एजेंसी है, प्लस नासा, याद रखिएगा। नासा का फॉर्मेशन याद रखिएगा 1958 में हुआ था, और 1958 में ही आपका DRDO का भी फॉर्मेशन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देशभक्ति में देखिए 2 क्वेश्चंस तो हिंदी के रहेंगे, जो बताऊंगा वही पढ़ के जाना। और मेंस के लिए जो टेंशन में है कि सर हिंदी कैसे होगा, देखो हिंदी अगर हम पास कर सकते हैं तो मुझे लगता है कोई भी पास कर सकता है, ठीक है। कभी हिंदी में फेल नहीं हुए, मेंस जितनी बार दिए, ठीक है। तो एकदम निश्चिंत रहो आप, ठीक है। प्री मेंस फिजिकल
सब निकल, आप साथ में रहिए, कैसे जैसे जैसे हमने किया था सब आपको मैं बताऊंगा, अब पार लग जाएगा आपका, ठीक है। तो देशभक्ति में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उत्तर मुगल काल। इससे क्वेश्चंस बने हैं, अगर PYQ भी देखोगे तो उत्तर मुगल काल से क्वेश्चंस है। उत्तर मुगल काल से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साहू था, साहू कौन था, तो संभाजी का पुत्र। साहू कौन था, तो शिवाजी का पोता। तो शिवाजी का पोता को कैद कर लिया जाता है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो आपका साहू था, ठीक है, शिवाजी का पोता, उसको किसने छोड़ दिया था। तो उत्तर मुगल काल का जो पहला शासक होता है बहादुर शाह प्रथम। तो याद रखिएगा कि साहू को किसने छोड़ा था तो साहू को जो छोड़ा था, किसने छोड़ा था, तो उत्तर मुगल काल में एक शासक था जिसका नाम है बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, वो इसने छोड़ा था, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें आपको मिलान करना था, तो जो आपको पता है उसको आप देखिए। सबसे पहले फर्रुखसियार का आपको पता होगा 1713 से 1719, तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है शाह आलम द्वितीय, इसके समय में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। किसके, शाह आलम द्वितीय के समय क्या हुआ था, शाह आलम द्वितीय के समय क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर, मतलब 1864। तो इसमें किस में दिख रहा है आपको, सिंपल सा समझ में आएगा कि ये तो फर्रुखसियार हो गया इसमें, और शाह आलम द्वितीय हो गया आपका, ये वाला हो गया इसमें। इसका जो सही आंसर है वो डी है, ठीक है। मैं यहाँ बस एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ, तो ये चीज आप समझ गए। देखो यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहला है यहाँ अहमद शाह। अहमद शाह से आपको क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जो आपका अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद हो, आपका 2400 का प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मैंने पूरा स्कैन करके रखा है, ठीक है, बस आपको मेरे साथ रहना है। अगर आप मेरे साथ रह गए और टिक गए, और जितना हमने वीडियो PDF आपको दिया अगर उतना आपने कर लिया, आपसे ऊपर कोई है ही नहीं, ठीक है। अहमद शाह, तो आपको याद रखना है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, जो कि अफगानी था, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली जो था किसके समय में अटैक किया था सबसे पहले, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो इसने अटैक किया था आपको उत्तर मुगल काल में, वो अहमद शाह के समय ही किया था। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर ए दुरानी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर ए दुरानी किनको कहा जाता था, याद रखिए दुर ए दुरानी। तो दुर ए दुरानी के नाम से जो जाने जाते थे वो कौन था, अहमद शाह अब्दाली को ही दुर ए दुरानी कहा जाता था। और 2400 का जो आपका जो प्री था उसने पूछा था कि दुर ए दुरानी किसको कहा जाता था, तो अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली किसके समय में अटैक किया था, तो आपको याद रखना है ये अहमद शाह। अहमद शाह का टाइम पीरियड क्या है, तो ये जस्ट जो आया था आपका किसके बाद, मोहम्मद रंगीला के बाद आया था, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इसका समय काल क्या था, 1719 से लेके 48 तक। और इसके बाद आता है अहमद शाह, तो इसका था 1748 से लेके 54 तक, ठीक है थोड़ा डेट दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये उसके बाद है आपका आलमगीर द्वितीय। इससे बस एक ही क्वेश्चन याद रखना है जो बार बार इससे पूछा जाता है, हमेशा लोग इसमें गलत भी करते कि बैटल ऑफ प्लासी किसके समय में हुआ था। तो याद रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था, ठीक है, जो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था ये 1957 में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर डी है, ठीक है। आप अच्छे से, जैसे कि देखो सी का क्या होगा 1 होगा, तो सी का 1 बस इसमें ही है, तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बैटल ऑफ प्लासी किसके समय में हुआ था, 1957 में जो हुआ था, तो आपको याद रखना है आलमगीर द्वितीय के समय में हुआ था। आलमगीर द्वितीय के समय में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। फर्रुखसियार से याद रखिएगा इनको घृणित कायर कहा जाता था, ठीक है, घृणित कायर, ठीक है। और याद रखिएगा फर्रुखसियार से 2-3 क्वेश्चन है। सबसे पहले जो ब्रिटिशों को सुनहरा फरमान उत्तर मुगल काल में किसने दिया था, सुनहरा फरमान, तो फर्रुखसियार ने दिया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा घृणित कायर किसको कहा जाता था, तो फर्रुखसियार को कहा जाता था, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक याद रखना है कि जो फर्रुखसियार, घृणित कायर, आपका सुनहरा फरमान, और हाँ इसने जो जय सिंह था, जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, ठीक है, तो सवाई की उपाधि जो दी थी इसने ही दिया था फर्रुखसियार ने। बट देखो जय सिंह को 2 उपाधि दिया, एक सवाई का उपाधि दिया गया था फर्रुखसियार के द्वारा, और अगर बोले कि मिर्जा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो जहांदर शाह। और जहांदर शाह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है, तो जहांदर शाह, याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ शाह आलम द्वितीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में, इसके समय में ही हुआ था। तो पूछा जाएगा शाह आलम द्वितीय, बैटल ऑफ बक्सर किसके समय में हुआ, तो शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ। बैटल ऑफ प्लासी किसके समय हुआ, तो आलमगीर द्वितीय के समय में हुआ। अब देखो ये हो गया आपका 1700।
प्लस एक क्वेश्चन दरोगा का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी राइट था वो किनके द्वारा, ठीक है, आपको ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। तो आपको पता है जब बैटल ऑफ बक्सर में ये हारते हैं तो इलाहाबाद की संधि होती, तो पहला इलाहाबाद का संधि कब होता है, तो 12 अगस्त 1765 में। 12 अगस्त 1765 में क्या होता है, पहला इलाहाबाद का संधि होता है, जिसमें ये मुगल राजा होता है और ये क्या करता है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जितना भी दीवानी होता है वो किसको सौंप देता है, तो ये सौंप देता है आपका ब्रिटिश को सौंप देता है। ये चीज आपको याद रखना है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। एक चीज इससे और याद रखना है, आपको पूछा जाएगा कि जो आपका बैटल ऑफ पानीपत तृतीय, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि मराठा और अब्दाली के बीच में होता है, वो किसके शासनकाल में होता है, स्वयं मुगल शासक कौन होता है, तो आप देखोगे 1761, 17 जनवरी का महीना होता है, 1761 होता है, ठीक है। तो किसके समय में होगा, इसी के समय में होता है, मतलब शाह आलम द्वितीय के समय में होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा इतना। अब हम लोग आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को एक बार देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला से पहले क्या नाम से जाना जाता था, तो रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता था मोहम्मद शाह रंगीला, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्या याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला से, कि ये तख्त ए ताउस, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा मुगल शासक था, आखिरी मुगल शासक जो तख्त ए ताउस पे बैठा था या पीकॉक थ्रोन पे बैठा था, तो आपको याद रखना है वो यही आखिरी शासक था जो तख्त ए ताउस या पीकॉक थ्रोन पे बैठा था। इससे इसका एक लड़ाई होता है 1739 में। 1739 में एक बैटल होता है, वार होता है, बैटल ऑफ करनाल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ करनाल किसके बीच में होता है, तो ये मोहम्मद शाह रंगीला प्लस किसके बीच में होता है, ये होता है आपका जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना, ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। तो नादिर शाह के बीच में होता है, तो नादिर शाह और आपका किसका ये हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला हो गया, इन दोनों के बीच में एक वार होता है, कौन सा, 1739 में वार होता है, याद रखिएगा। और इसको हम लोग बैटल ऑफ करनाल के नाम से जानते हैं, और ये नादिर शाह इसको हरा देता है, इससे क्या, तख्त ए ताउस छीन के ले जाता है, कोहिनूर हीरा भी छीन के इससे ले जाता है मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, तो मोहम्मद शाह रंगीला से ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये था, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। उसके बाद है सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त को क्या कहा जाता था, एक मिनट, ठीक है। सिख से एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, स्पेशली उनके जो गुरु है, 10 गुरु जो थे, ठीक है, उनसे एक क्वेश्चन रहता है, तो उसके लिए आप तैयार रहे, आपको जो PDF वीडियो दिया गया है, ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो पूछा गया कि सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था, तो इसको जो कहा जाता था दल खालसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दल खालसा। अब यहाँ खालसा लिखा हुआ है, तो खालसा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, खालसा में जो ये सैन्य संप्रदाय, मतलब सैन्य का एक सिस्टम स्टार्ट किया गया था, ठीक है, इसे कहानी मैंने समझाया आपको। जो खालसा पंथ है बेसिकली किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इनके जो 10वें गुरु थे, 10वें गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, गुरु गोविंद सिंह। तो 10वें गुरु जिनके गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ स्टार्ट किया था, खालसा पंथ। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1666 में, ठीक है, आपका पटना में ही। जो इनके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ इन्होंने स्टार्ट किया था 1666 में, इनको पटना में ही इनका जन्म हुआ था। और इनको जो मार दिया गया था, अच्छे से याद रखिएगा, ये हुआ था आपका महाराष्ट्र के नांदेड़ में, इनको मार दिया गया था, ये भी चीज आपको याद रखना है। यहाँ है गुरुमुखी, तो गुरुमुखी एक लिपि भी होता है, तो गुरुमुखी लिपि किसने स्टार्ट किया था, तो इनके जो सेकेंड नंबर के जो इनके गुरु थे, गुरु अंगद, क्या मैंने बोला, गुरु अंगद ने क्या स्टार्ट किया था, गुरुमुखी लिपि स्टार्ट किया था। और गुरु अंगद को हम हलना के नाम से भी जानते हैं, हलना, ठीक है, हलना के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और याद रखिएगा इसमें कुछ दिन के इनका 5वें गुरु के बारे में आप पक्का याद रखिएगा। 5वां गुरु कौन था इनका, तो ये था आपका गुरु अर्जुन देव। कौन था, गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने आदि ग्रंथ का भी रचना किया है। तो आदि ग्रंथ का रचना किसने किया है, तो इनके 5वें गुरु जो थे उन्होंने आदि ग्रंथ का रचना किया है। क्या किया है, आदि ग्रंथ का रचना किसने किया है, तो इनके 5वें जो गुरु थे उन्होंने आदि ग्रंथ का रचना किया है। और इनके जो 5वें गुरु का नाम क्या है, गुरु आपका अर्जुन देव। तो 5वां गुरु जो अर्जुन देव है, क्या, अर्जुन देव, सबसे पहले तो क्या याद रखोगे, इनसे इन्होंने आदि ग्रंथ का इन्होंने रचना किया है। दूसरा याद रखोगे हरमिंदर साहब या गोल्डन टेम्पल किसने बनाया, अर्जुन देव ने बनाया।
नेक्स्ट याद रखोगे इनको किनके द्वारा मार दिया गया था, तो जहांगीर के द्वारा मार दिया गया था। याद रखिएगा पांचवा गुरु जो इनका अर्जुन देव थे, ये जहांगीर के द्वारा मारे गए थे। और इनके 9वें गुरु जो थे सिख गुरु, जिनको बोला जाता है तेग बहादुर, ठीक है, तो तेग बहादुर जो मारा गया था औरंगजेब के द्वारा मारा गया था। ये भी चीज आपको याद रखना है, एटलीस्ट यहां से आप इतना ही जरूर याद रखें, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ। देखो एक होता है सूफी पढ़ना है, सूफी जो भी आपका भक्ति सूफी, एक पर होगा भक्ति आंदोलन, एक पर होगा सूफी, ठीक है। तो जो सूफी और भक्ति में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका भक्ति आंदोलन। अभी तक जितना बार भी पूछा गया वो भक्ति आंदोलन से पूछा गया है क्वेश्चन, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। यहां पूछा गया प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में, तो आपको याद रखना है उत्तरी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ, तो उत्तरी क्षेत्र में। कुछ कुछ चीजें आपको अभी याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया। याद रखना दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया, मैंने आपको पढ़ाया दक्षिण भारत में, तो ऋषि अगस्त्य ने किया था, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि इसमें जब ये भक्ति आंदोलन जब आया था तो इसमें कुछ कुछ दर्शन भी चले थे और कुछ कुछ मत भी चला था, तो कुछ कुछ मत आपको याद रखना है। जैसे कि याद करो, देखो सबसे पहले शंकराचार्य का मत किससे रिलेटेड था, तो अद्वैतावाद। तो पूछा जाएगा अद्वैतावाद किससे रिलेशन है, तो शंकराचार्य। फिर से अद्वैतावाद का रिलेशन किससे है, तो शंकराचार्य से। दूसरा आपको पूछेगा कि आपका द्वैतावाद का रिलेशन किससे है, तो मध्वाचार्य से। और द्वैतावाद का रिलेशन किससे है, तो निम्बकाचार्य से, ठीक है, याद रहेगा। और आपका विशिष्ट द्वैतावाद का आपका रिलेशन किससे है, तो रामानुजाचार्य से। और आपका शुद्ध द्वैतावाद का रिलेशन किससे है, तो आपका वल्लभाचार्य से। याद रखना, मैं फिर से कर देता हूं, देखो शुद्ध द्वैतावाद बोलोगे तो वल्लभाचार्य, विशिष्ट द्वैतावाद बोलोगे तो रामानुजाचार्य, द्वैतावाद बोलोगे तो निम्बकाचार्य, और अद्वैतावाद बोलोगे तो आपका शंकराचार्य, और सिर्फ द्वैतावाद बोलोगे तो मध्वाचार्य। याद रखना। इसी तरीके से आपको पूछ लिया जाता है कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको याद रखना है जैमिनी, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा आपको कन्नाद के बारे में पूछा जाता है। कन्नाद से क्या पूछा जाता है, वैश्विक दर्शन का जो प्रवर्तक था कौन था, तो कन्नाद था। और परमाणु सिद्धांत का भी प्रवर्तक कौन है, तो आपका कन्नाद है। ये सब क्वेश्चंस आपको याद रखना है दिमाग में, ठीक है। इसका ये था, मैंने समझा दिया, समझ लो कितने क्वेश्चंस आप कर रहे हो। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा एक्स्ट्रा मतलब बोलते हैं ना, मतलब एग्जैगरेट नहीं करना है मुझे कि इतना आपको ये पूछे गए क्वेश्चंस। अब ये देखो खुसान बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से दरोगा का क्वेश्चंस के लिए। हमने कहा है कि अगर खुसान नहीं आएगा तो पेपर कंप्लीट नहीं। खुसान बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चंस रहता है। यहां पूछा गया था, ठीक है, यहां पूछा कि भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या होगा। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से मैंने आपको समझाया है ये सब पूरा का पूरा। इवन मैंने आपको घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पूछा है कि भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम होगा, ठीक है, क्या होगा, जल्दी से देखिए। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका डी, ठीक है। पहले आया था हिंद यवन या हिंद यूनान, उसके बाद है आपका शक, उसके बाद है हिंद पार्थियन, और उसके बाद है आपका खुसान। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेके, जो सीक्वेंस याद रखना है, हिंद यवन या हिंद यूनान, ठीक है, उसके बाद शक, उसके बाद हिंद पार्थियन, उसके बाद खुसान। खुसान बहुत इंपॉर्टेंट है दरोगा के लिए। सबसे पहले खुसान का जो फाउंडर था, खुसान डायनेस्टी का जो फाउंडर था, उनका नाम याद रखना, कुजल कटपीसिस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का जो इसका महान प्रतापी शासक था वो था कनिष्क, ठीक है, कौन था, कनिष्क। तो कनिष्क से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कनिष्क से है कि शक संवाद कब स्टार्ट हुआ था, तो शक संवाद जो स्टार्ट हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था, शक संवाद, जो कि कनिष्क के द्वारा आपको किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद शक संवाद 78 ईस्वी, कनिष्क का आपको याद रखना है पहला। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है जो कनिष्क का राजधानी कहा था, तो आपको याद रखना है मथुरा या पुरुषपुर, दोनों में जो होगा आपको टिक मार देना है, ऐसे पुरुषपुर आपको लिखा हुआ आएगा। तो इसका राजधानी कहा था मथुरा या पुरुषपुर।
खुशान डायनेस्टी से रिलेटेड था आपका कनिष्क, ये भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कनिष्क को, ठीक है, किसने आपको, किस चाइनीज जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांचाओ। तो किसने हराया था? तो पांचाओ ने कनिष्क को हराया था, पांचाओ ने कनिष्क को हराया था। और सिल्क रूट जो है, सिल्क रूट के बारे में अभी भी सुनते हो, तो वो भी किससे रिलेशन रखता है? खुशान डायनेस्टी के कनिष्क से रिलेटेड रखता है, वो भी चीज याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का किसने चलाया? तो हिंद यूनान। किसने चलाया सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का किसने चलाया? तो हिंद यूनान, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो उन्होंने चलाया, बट सबसे ज्यादा मात्रा में सिक्का, सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो गुप्ता ने चलाया था, ठीक है। और गुप्ता के समय सोने का सिक्का का क्या, गुप्ता पीरियड, ठीक है, गुप्ता पीरियड का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, चंद्रगुप्त नहीं, गुप्ता पीरियड, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो गुप्ताओं ने सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया था, उस समय उसको बोला जाता था दिनार, देना देना, दिनार बोला जाता था, ठीक है। तो ये समझ में आया। बट यही क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि सबसे प्योर सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो वो खुशानों ने ही चलाया था। इतने क्वेश्चंस आपको यहां याद रखना है। उसके बाद शक से याद रखना, इसका एक प्रतापी शासक था रुद्रदमन। तो जूनागढ़ का अभिलेख किससे रिलेटेड है? रुद्रदमन से, पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ कि जो शक का राजा, ठीक है, शक का राजा जो संस्कृत में बहुत माहिर था और काव्य भी लिखा करता था, वो भी कौन था? तो रुद्रदमन, शक डायनेस्टी, ठीक है। इतना कम से कम यहां से आपको याद रखना है। एक ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, बहुत ही हमने इसको पूरा जितना इकोनॉमिक्स हो सकता है, जितना लो जो भी दिए गए थे थ्योरी, उसको मैंने आपको करवा दिया। ये भी ऐप में मैंने आपको करवाया था। माल्थस का थ्योरी मैंने आपको बताया था कि माल्थस ने कहा था कि जो फूड है, जो उपज जो हो रहा है, ठीक है, वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है कंपेयर टू जो जितना लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो इसी ने इन्होंने थ्योरी दिया था कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है वो तो ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ रहा है, दैट मींस आपका ज्यामितीय तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। बट जो आपका फूड का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अर्थमेटिक तरीके से हो रहा है। यही इसका आंसर है, ठीक है। एकदम इकोनॉमिक्स में टेंशन नहीं लेना है, जितना पढ़ा रहे उतना करना है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये है आपका केचुआ, अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म के ऊपर है। पहला है केचुआ के बारे में गलत कथन को चुनिए। यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं। इनमें अस्थियां भी पाई जाती है। पेशिया शरीर, पेशिया मतलब होता है मसल, पेशिया शरीर के घटने पेशिया शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करती है। शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायक होती है। सबसे इजी था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि इसमें अस्थियां होती है, इसमें अस्थियां नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो है नॉन कोर्डेटा, हमने आपको जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उसमें नॉन कोर्डेट में जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसमें ये आता है, ठीक है, जिसमें 10 ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया था, 10 फाइलम मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखो ये जो केचुआ है ना, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऐसा जीव है जो अपना सेक्स चेंज कर सकता है? तो ये है आपका केचुआ, दैट मींस अर्थवर्म। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, याद रखना, ये अपना सेक्स चेंज कर सकता है, याद रखना, ये बाइसेक्सुअल होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना, ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो एनेलिडा। किसमें है ये? एनेलिडा में आता है, याद रखिएगा, एनेलिडा में ये आता है, याद रखिएगा, एनेलिडा में ये आता है, ये भी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, एनेलिडा में आता है, ये आप याद रखोगे। और एक क्वेश्चन पूछा गया है यहीं से कि जो एनेलिडा है, ठीक है, इसका उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया क्या कहा जाता है? तो नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, ठीक है। तो नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया जो भी याद रखो, याद रखना जरूर कि एनेलिडा का जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो नेफ्रिडिया होता है। कछुआ जो है केचुआ जो है आपका नेफ्रिडिया में आता है, ठीक है, सॉरी, कछुआ जो है आपका एनेलिडा में आता है, ठीक है। और जो ये अर्थवर्म है, ठीक है, जो कि केचुआ है, ये अपना क्या कर सकता है? सेक्स अपना चेंज कर सकता है। प्लस इसमें याद रखना एक और पॉइंट, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब इसमें जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ये क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो बोलोगे सर ओपन किस में होता है? तो याद रखना जो फिश होता है, फिश में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये भी चीज याद रखिएगा,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ और पूछा जाता है कि जो किसान का दोस्त किसको कहा जाता है, फार्मर फ्रेंड किसको कहा जाता है, तो ये भी केचुआ को ही कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये एनिलिडा जो है देखिए जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आपका, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपका एग्जाम्पल याद रखना। जैसे एनिलिडा है तो इसमें क्या क्या इसका एग्जाम्पल होता है, तो सबसे पहले तो आपने अर्थवर्म समझा, दैट मीन्स आपने केचुआ। दूसरा आपको याद रखना है जोक, जोक जो होता है जिसको हम लोग लीच बोलते हैं, लीच। और उसके बाद नेरिस। ये तीनों एग्जाम्पल एकदम कंठस्थ कर लो। नेरिस मतलब होता है बिच्छा, तो याद रखना केचुआ, जोक, बिच्छा, दैट मीन्स अर्थवर्म, लीच और आपका नेरिस। ये किस में आता है तो आपको याद रखना है, ये किस में आता है तो ये एनिलिडा में आता है, ये पक्का आप याद रखना। बाकी केचुआ के बारे में मैंने जितना बताया वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका हु इज द कंसीडर एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सबको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है। साइंस में ऐसे भी ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत डिटेल में हम लोग ने साइंस पढ़ा है, हर दिन स्टेटस में हम लोग क्वेश्चंस डालते हैं। तो ग्रेगर मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स बहुत बहुत बहुत, ये जो जेनेटिक्स है, डीएनए है, एकदम कंफर्म है। दरोगा मेंस पे एक ही क्वेश्चन आया था जो नोट से बाहर था, वो क्या था, वो जेनेटिक्स से ही क्वेश्चन था। बाकी सब क्वेश्चन साइंस के एकदम डिक्टो छपा है वीडियो और आपका पीडीएफ से। कौन सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन ये था, थोड़ा डीपली पूछ लिया गया था कि डीएनए जो है, ठीक है, जब कटता है मतलब फ्रेगमेंट होता है, मतलब अलग अलग अगर डीएनए जब होता है तो उसको जोड़ने के लिए जो एंजाइम का यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, आपका फ्रेगमेंटेड डीएनए को लाइगेज, लाइगेज याद रखना, लाइगेज, LIGASE, तो लाइगेज, ठीक है। तो लाइगेज एंजाइम क्या है, जो फ्रेगमेंटेड डीएनए होते हैं, जो डीएनए जो फ्रेगमेंट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए इसको लाइगेज, इसको बायोलॉजिकल ग्लू भी बोला जाता है। ग्लू तो पता ही है ना, बायोलॉजिकल ग्लू। तो आपको नेक्स्ट टाइम यही पूछ लिया जाए कि बायोलॉजिकल ग्लू, ठीक है, जैविक ग्लू किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है वो लाइगेज को बोला जाता है। डीएनए फ्रेगमेंटेड होता है, उसको ज्वाइन करने में यूज होता है। तो ग्रेगर मेंडल याद रखेगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहां से 2-3 क्वेश्चन जल्दी से बताओ। सबसे पहले डीएनए आपको न्यूक्लियस में मिलता है, केंद्रक में मिलता है। डीएनए न्यूक्लियस में छोड़ के और कहां मिलता है, कौन से कोशिकांग में मिलता है, तो याद रखना प्लांट में एक स्पेशल कोशिकांग है जो सिर्फ प्लांट में होता है, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। तो हरित लवक में भी आपका क्या होता है, आपका डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, आपका डीएनए होता है। तो ये 2 ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें खुद का भी डीएनए होता है, बाकी न्यूक्लियस में तो डीएनए और आरएनए मिलता ही है। डीएनए का जो याद रखेगा, डीएनए का डिस्कवर किसने किया था, तो फ्रेडरिक एंड मिस्टर। यहां गलती मत करना, पूछा क्या जा रहा है ये जरूर देख लेना। यहां बिहार पुलिस में पूछा गया था कि डीएनए का डिस्कवर किसने किया था, ये नहीं पूछा था कि डीएनए का हेलिक्स जो मॉडल होता है, कुंडल वाला जो ये मॉडल होता है, ठीक है, इस तरीके का वो। तो सिंपल पूछेगा कि डीएनए का डिस्कवर किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था, ठीक है। बट डीएनए जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है इस तरीके वाला, ठीक है, तो डबल हेलिक्स मॉडल का डिस्कवर किसने किया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। तो ये दोनों डिफरेंस समझ के रखिएगा डीएनए के बारे में जो मैंने आपको यहां बताया है। यहां है आपका चार्ल्स डार्विन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। चार्ल्स डार्विन से याद रखना, सबसे पहले 2 क्वेश्चन तो पक्का याद रखना कि विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया है, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है, विकासवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट याद रखोगे प्राकृतिक चयन, दैट मींस नेचुरल सिलेक्शन के बारे में किसने बताया, तो चार्ल्स डार्विन ने बताया है। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, ठीक है। 2 तो याद रखोगे, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, मतलब प्राकृतिक चयन और विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो डार्विन ने। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ये बुक का नाम है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन ने ही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है। ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपका कि इसमें से कौन सा है, क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा है जो इंडिकेटर है आपका, किसका, वायु प्रदूषण का। किसका इंडिकेटर है आपका, वायु प्रदूषण का आपका इंडिकेटर। आप ध्यान से देखो, ये क्लास तो लंबा जाएगा ही, ठीक है, और खांसी भी हो गया है मुझे, तो बीच बीच में पानी पीना पड़ेगा। इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है, क्या है,
इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का इंडिकेटर इसमें से कौन सा? एल्गी है, फंगी है, लाइकेन है, बैक्टीरिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, पहला। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि लाइकेन किससे बना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एल्गी मतलब शैवाल प्लस फंगी से बना होता है। किससे? एल्गी प्लस फंगी, दैट मींस एल्गी और कवक से बना होता है आपका क्या? लाइकेन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इवन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्गी और फंगी ये एक साथ रहते हैं, तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है? तो सहभोजिता, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ये दरोगा का क्वेश्चन है, म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म किसमें देखा जाता है? सहभोजिता किसमें देखा जाता है? म्यूचुअलिज्म। अभी मैंने आपको इन्वायरमेंट का एक वीडियो भी दिया है अराउंड 1 घंटे का, और पीडीएफ भी दिया है, तो उसमें भी ये सब समझाया हुआ है कि म्यूचुअलिज्म, सहभोजिता मतलब क्या होता है? दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, ठीक है, और ये सब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से कहता हूँ पीवाईक्यू आप देखना चालू करो। ठीक है, हवाबाजी कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो, और दरोगा के लिए जो भी वीडियो एंड पीडीएफ ड्रीमडोज के द्वारा दे दिया गया उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। देखिए, तो एल्गी और फंगी आपस में कौन सा रिलेशन बनाते हैं? म्यूचुअलिज्म होता है, सहभोजिता होता है। ये चीज आपको याद रखना है। एल्गी के स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। एल्गी को स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और फंगी के स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो इसका स्टडी को, एल्गी के स्टडी को, दैट मींस शैवाल के स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और जो फंगी के स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। अब एल्गी से याद करो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला, पोंड कौन सा ऐसा एल्गी है जिसको पोंड सिल्क कहा जाता है? पोखरी का शैवाल, पोंड सिल्क। ये वर्ड लिखा आएगा पोंड सिल्क। तो पोंड सिल्क किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका स्पाइरोगायरा को, स्पाइरोगायरा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्पेस एल्गी किसको कहा जाता है? स्पेस का शैवाल, स्पेस एल्गी, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, और स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो लेक इसको वहां जाते हैं, वहां उपजाते हैं, वहां खाते भी है। ठीक है, तो ये है क्लोरेला, ठीक है, तो क्रोलेरा, ठीक है, क्लोरेला, ठीक है। तो याद रखना पोंड सिल्क किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना स्पाइरोगायरा को। स्पेस एल्गी किसको कहा जाता है? स्पेस शैवाल, तो क्लोरेला को। और एक होता है अगर, ठीक है, अगर। एक अगर बहुत यूज होता है इंडस्ट्री में, अगर। तो ये कौन से शैवाल से बनाया जाता है? तो रेड एल्गी से, रेड शैवाल से बनाया जाता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, रेड शैवाल से। अगर मैं एल्गी का बात करूं, ठीक है, अगर मैं एल्गी का बात करूं तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है, और एसेक्सुअल, अलैंगिक प्रजनन भी होता है इसमें। ठीक है, और इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एसेक्सुअल, आज भी आपके स्टेटस में डरा था। तो इसमें जो एल्गी में या शैवाल में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये 2 तरीके से हो सकता है। अगर वो एल्गी, ठीक है, अगर वो एल्गी बहुत छोटा है तो इसमें होगा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर ये एल्गी छोटा है, ठीक है, तो इसमें होगा आपका फ्रेगमेंटेशन। ये दोनों याद रखना, इंग्लिश में ही याद रखना, ठीक है, ये चीज याद रखना। यहां है कवक के बारे में मैंने आपको बता दिया। कवक में आता है ईस्ट किस में आता है? तो कवक में आता है। याद रखना ईस्ट किस में आता है? ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? खमीर, ठीक है। तो ईस्ट जो है वो आपको कवक में आता है, याद रखिएगा, कवक में आता है। और ये जो ईस्ट है, और एक चीज में और आपको बताया था, ठीक है, हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा जो है, इसमें कैसे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा और ईस्ट में? जल्दी से बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में भी आ चुका है और आगे भी आएगा, तो याद रखिएगा। इसमें होता है मुकुलन के द्वारा, दैट मींस आपका बडिंग के द्वारा। तो याद आया कुछ? हाइड्रा और ईस्ट भी एक फंगी है। हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग के द्वारा होता है। एल्गी मतलब होता है आपका शैवाल, इसमें फ्रेगमेंटेशन या स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। लाइकेन मैंने समझा। जी हाँ, बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी का पितामह किसको कहा जाता है? एंटन वेन ल्यूवेनहुक को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, जो बैक्टीरिया जो बेसिकली है, ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब सिंगल सेलुलर होता है। और सिंगल सेलुलर में भी पूछा जाएगा कौन सा होता है? तो प्रोकार्योटिक होता है। और एक एग्जाम था, उसे पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया था कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। अभी जो है आपका एग्जाम हुआ था,
टेक्नीशियन का, उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा इसमें ऐसा रोग है, ठीक है, कौन सा, ये सब स्टेटस में, मतलब जो यूनिक क्वेश्चन जो करंट पैटर्न पे चल रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन स्टेटस में डाला जा रहा है। स्टेटस में भी मैंने ये डाला है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे 4 ऑप्शन था कि कौन से इसमें ऐसे रोग हैं, ठीक है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट तो होते हैं पर वो बैक्टीरिया से होते हैं। तो आपको याद रखना है वो है आपका सिफिलिस एंड गोनोरिया। सिफिलिस गोनोरिया याद रखिएगा, 3 आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आप 2-4 पढ़ते होगे, एक पढ़ते हो सिफिलिस, एक पढ़ते हो गोनोरिया, एक पढ़ते हो हर्पिस, एक पढ़ते हो एड्स। बट याद रखना एड्स और हर्पिस ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एड्स और हर्पिस, ठीक है, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बट वो वायरस से होता है। सिफिलिस और आपका गोनोरिया, सिफिलिस और गोनोरिया जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है। आप देखो ज्यादा कम लिखेंगे और ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे ताकि और ज्यादा क्वेश्चंस हम कवर कर पाए। जो भी वीडियो दिया जा रहा है इसका कोई कंपेयर नहीं है, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे बस आपका साथ चाहिए, ठीक है। देखो अब उसके बाद है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। तो सबको पता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अब याद करो राष्ट्रीय पंचायती राज कंफर्म है, क्वेश्चंस आपका आएगा, चाहे दरोगा हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बीएसएससी हो। अब याद करो सबसे पहले पंचायती राज का जो किस अनुच्छेद में बताया गया था, क्योंकि इसको संवैधानिक दर्जा बाद में मिला, तो संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले पंचायती राज के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आपको याद रखना है यह है आपका नीति निर्देशक तत्व में कितना, अनुच्छेद नंबर 40 में बताया गया था, ठीक है। इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला, कौन से आपको अमेंडमेंट के थ्रू मिला, तो आपको याद रखना है सबसे पहले आर्टिकल नंबर 40 में इसके बारे में बताया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि इसको संवैधानिक दर्जा किसमें कब दिया गया, तो 73 अमेंडमेंट, ठीक है, 73 अमेंडमेंट 1992, ठीक है, 73 अमेंडमेंट, 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा ये हमारे संविधान के कौन से पार्ट में है, ठीक है, कौन से पार्ट में है, तो 9वां नंबर का जो पार्ट है उसमें ये इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। याद रहेगा कितना, पार्ट नंबर 9 में बताया गया है, ये चीज याद रखिएगा। और पंचायती राज जो है इसमें खड़ा होने के लिए मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए, अगर आपको मुखिया भी बनना है तो 21 ईयर आपका कम से कम एज जो है आपका 21 साल का होना ही चाहिए। अब याद करो अगर हम ये पूरा का पूरा हम पंचायती राज का बात करें तो जो सबसे पहले ये लगाया गया था कब, कहां लगाया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को लगाया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर आपका विलेज में लगाया गया था, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर में लगाया गया था। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, डेट मीन JL नेहरू। और सेकेंड कौन सा ऐसा स्टेट था, पहला तो राजस्थान था, दूसरा कौन था, आपका आंध्र प्रदेश था, ठीक है। ये पहले लगाया गया था संविधान का दर्जा मिलने से पहले। अब ये सब अगर चीज आप समझ गए हो अब यहां से क्या होता है कि जितने भी कमिटी आए थे इस पे उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि भारत में किनको शिल्पकार कहा जाता है, पंचायती राज का शिल्पकार किनको कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, बलवंत राय कमेटी। अब याद रखना कुछ कुछ कमेटी के बारे में मैं बताने वाला एकदम जुबान पे रहना चाहिए। सबसे पहले बलवंत राय कमेटी कब आया था, 1957 में आया था, ठीक है। इनसे क्वेश्चन क्या क्या बनता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया था, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, तो ये कब आया था, 1977 में आया था, ठीक है। इसके बाद कौन सा आया था, तो इसके बाद आपका आया था GV राव कमेटी, GV राव कमेटी, ये कब आया था, 1985 में आया था। इसके बाद आया था 1986 में आया था LM सिंघवी कमेटी, ठीक है, LM सिंघवी कमेटी, ठीक है, LM सिंघवी कमेटी। और उसके बाद 1989 में आया था थुंगन कमेटी। ये सब आपको याद रखना है, या सजाने के लिए तो उतना डिफिकल्ट नहीं देगा, ठीक है, पर बीपीएससी में आ सकता है। बट आपको ये याद रखना है कि ये सब कमेटी पंचायती राज से, सबसे पहले आपका बलवंत राय कमेटी, जिनको भारत में आर्किटेक्चर बोला जाता है, पंचायती राज का जन्मदाता, ठीक है, तो ये आपका बलवंत राय 1957, याद रखिएगा ये कब फॉर्म हुआ था ये कमेटी, 1957। उसके बाद अशोक मेहता 1977, उसके बाद है GV राव समिति,
ठीक है, कमिटी 1985, उसके बाद है एलन सिंघवी 1986, और उसके बाद है पीके थुंगन या थुंगन समिति 1989। सबसे पहले याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा ऐसा कमिटी था जिसने सबसे पहले कहा था कि जो पंचायत होना चाहिए वो 3 लेवल पे होना चाहिए, ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो 3 टायर सिस्टम का बात किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता कमिटी ने किया था। अशोक मेहता कमिटी कितने लेवल पे बात किया था? तो 2 टायर सिस्टम का इसने बात किया था, एक ब्लॉक लेवल पे जिसको मंडल भी कहा जाने का इन्होंने कहा था, तो ब्लॉक लेवल पे, और एक है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक क्वेश्चन यहां और बनता है कि न्याय पंचायत का सबसे पहले किसने बात किया था? तो न्याय पंचायत का भी सबसे पहले बात किसने किया था? तो आपका अशोक मेहता ने ही बात किया था। उसके बाद जीवीके राव कमेटी 1985 में आया था, और एलएम सिंह में याद रखना पूछा जाता है कि किसने, किस समिति ने कहा था कि जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए? तो एलएम सिंघवी समिति और थुंगन समिति 1989 आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे इसमें बहुत सारे हैं। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं कि पूछा जाता है कि जो पंचायती राज था, ठीक है, इसमें कितने सब्जेक्ट है जिसमें पंचायती राज आपका जिसपे कितने ऐसे सब्जेक्ट है जिसे पंचायती राज अपना काम कर सकता है? तो 29 सब्जेक्ट है, याद रखना। कितना? 29 सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे नहीं तो 2 घंटा निकल जाएगा। 25 क्वेश्चन ही हम इसमें करने वाले हैं, 25 करेंगे हम लोग, ठीक है। आज से 25, नेक्स्ट 25, इस तरीके से, ठीक है। तो 5 जगत वर्गीकरण, हु गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो 5, अब याद करो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? मेरे साथ बोलो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। अब यहां है आपका कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। सबसे पहला क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण आपको आर.एच. व्हिटेकर। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन ये है आपका कार्ल लिनियस। दूसरा याद रखिएगा, फादर ऑफ बोटनी, ठीक है, पादप जगत का पिता किसको कहा जाता है? तो थियोपेरेटस। क्या बोला जाता है? थियोपेरेटस। बट अगर यही पूछेगा कि मॉडर्न पादप जगत का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसको कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस। इन्होंने एक बुक लिखा था जो बहुत बार पूछा जाता है, सिस्टम नेचुरा। तो सिस्टम नेचुरा बुक जो है किसने लिखा है? सिस्टम नेचुरा बुक किसने लिखा है? तो कार्ल लिनियस ने लिखा है। एटलीस्ट इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ अरस्तु के बारे में आपको पता होगा, एरिस्टोटल, ठीक है। इनको आपको जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का जो पितामह कहा जाता है वो किनको कहा जाता है? एरिस्टोटल को। दैट मींस आपका जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान और आपका जंतु विज्ञान दोनों का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। चार्ल्स डार्विन के बारे में अभी आपको बताया था, विकासवाद का सिद्धांत हो, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत हो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का बात हो, ये सब किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो गया, चलिए 15 नंबर पे हम लोग आ गए। देखिए इसमें से बोला है कि इसमें जो फाइलम मैंने आपको पढ़ाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसमें सबसे बड़ा जो व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ, इसमें कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रुप है? एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, हेमिकोर्डेटा हो गया, ठीक है। तो आपको बहुत ही आसान से पता होगा, ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है। देखो जो आर्थ्रोपोडा या ऑर्थोपोडा जो है, ठीक है, ऑर्थोपोडा जो है इसमें ये फाइलम है और इसके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप है, ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ा ग्रुप है। जैसे कि इसमें चींटी वाला ग्रुप आता है जिसको हम लोग इंसेक्ट बोलते हैं, कीट ग्रुप बोलते हैं, आर्केनाइट ग्रुप आता है, क्रस्केटा आता है, बहुत सारे ग्रुप आते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले याद रखो, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा आपका ग्रुप है। क्या है ये? सबसे बड़ा, लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 ग्रुप है, ये तो फाइलम है, इसके अंदर 2 ग्रुप है, आर्थ्रोपोडा के अंदर भी ग्रुप है 2। एक है आपका कीट ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट, और दूसरा है आपका कौन सा ग्रुप? वो है आपका आर्कानाइट्स,
अब इसमें समझ के रखना, हमेशा कंफ्यूज करेगा आपको। हमेशा याद रखना जो इंसेक्ट है इसमें 6 पैर होंगे, मतलब 6 लेग होंगे, इसमें 6 लेग होंगे। और जो आर्केनाइट्स होंगे इसमें कितना होगा, 8 लेग होगा। तो जितना भी कीट प्रजाति है, इसी कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई कीट प्रजाति है वो आर्केनाइट नहीं है। तो जो कीट प्रजाति होगा उसमें 6 ही पैर होंगे। जैसे कि आपका चींटी वो किस में आता है, आपका कीट प्रजाति में आता है। आपका तितली किस में आता है, कीट प्रजाति में आता है। जैसे आपका राम जी का घोड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास सुपर, ठीक है, तो वो किस में आता है, कीट प्रजाति में आता है। तो जितने भी कॉकरोच किस में आता है, कीट प्रजाति में आता है। ठीक है, समझ में आया, जिसके भी 6 आपके पैर होंगे। समझ में आया। नेक्स्ट, आर्केनाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे जीव जिसके 8 पैर होंगे, जैसे कि स्कॉर्पियन, बिच्छू, मकड़ी। ये 2 स्पेशली याद रखना, बिच्छू और मकड़ी, इसके 8 पैर होते हैं और वो आर्केनाइट्स में आते हैं। तो इंसेक्ट और आर्केनाइट्स ये एंथ्रोपोडा के ही अंदर आते हैं, बट मैंने यहाँ डिफरेंस आपको कर दिया जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया। उसके बाद आपका एनेलिडा के बारे में तो मैंने आपको बताया था, इसमें 3 के बारे में मैंने बताया था। क्या क्या मैंने बताया था, आपका लीच मतलब आपका जोक के बारे में बताया था, अर्थवर्म के बारे में मैंने बताया था, और नेरिस मतलब आपको बिच्छा के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो वो उसमें आता है। उसके बाद मोलस्का, इससे दरोगा में ही क्वेश्चन पूछा गया था मोलस्का से। मोलस्का याद रखना, सबसे बड़ा ग्रुप जो है आपका एंथ्रोपोडा है, पर दूसरे नंबर का अगर पूछे सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा, याद रखना वो है आपका मोलस्का। इसमें कौन सा आता है, तो सबसे पहले याद रखना पियर्ल ऑयस्टर, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, वहां पियर्ल हटा दिया गया था, तो पूछा गया था कि जो मोती को हम लोग, ठीक है, किस चीज से हम लोग निकालते हैं, तो यह है आपका ऑयस्टर। और ये ऑयस्टर, ये दरोगा का क्वेश्चन है, ये ऑयस्टर, इसका पूरा नाम है पियर्ल ऑयस्टर। ठीक है, तो पियर्ल हटा दिया था, ऑयस्टर था। और ये ऑयस्टर किस फाइलम से बिलोंग करता है, मोलस्का। इसके बाद आपको याद रखना है ऑक्टोपस किससे है, तो ये भी आपको याद रखना है, पियर्ल ऑयस्टर हो गया, ऑक्टोपस हो गया। ठीक है, ये सब किससे है, तो ये है आपका मोलस्का से। और ऑक्टोपस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो ऑक्टोपस, इसमें सिपिया भी आता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मोलस्का में सिपिया भी आता है। ठीक है, सिपिया जो होता है, ठीक है, सिपिया। और ऑक्टोपस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेविल फिश, याद रखना डेविल फिश के नाम से किससे जानते हैं, ऑक्टोपस को जानते हैं। ठीक है, और याद रखना इसका जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, इतनी क्वेश्चंस हम लोग टेस्ट में डाल देंगे कि आपको फिर वहां कुछ नया नहीं लगे। तो मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, एनेलिडा, 3 ग्रुप तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल पक्का याद रखना जहां जो मैंने एग्जाम्पल बोला है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 था आपका क्वेश्चन नंबर, जो आपका यहाँ क्लियर हो गया। क्या था, क्वेश्चन नंबर 15 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि इसमें कौन सा सेल वॉल, पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस टाइप से कि इसका सेल वॉल का नाम क्या है, उसका सेल वॉल का नाम क्या है। देखिए, इसे पूछा कि किसमें सेल वॉल नहीं होता है। यह आपका ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में अभी आपको समझाया था। एल्गी को फाइकोलॉजी, इसका स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और ये एल्गी है, ठीक है, तो एल्गी जो बेसिकली, तो इसमें से किसमें आपका सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें जो किसमें सेल वॉल नहीं होता है, क्योंकि अगर वो एल्गी है तो एल्गी का सेल वॉल किससे बना होगा, क्योंकि एल्गी को हम प्लांट जगत में भी रखते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो, जब हमने प्लांट जगत आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको थैलोफाइटा के बारे में पढ़ाया था। तो थैलोफाइटा में मैंने आपको बताया था कि एल्गी को मैंने आपके सामने रखा था। तो इसमें सेलुलोज से बना होगा। अगर प्लांट है तो प्लांट का सेल वॉल हमेशा याद रखना किससे बना होगा, सेलुलोज से बना होगा, याद रखना। उसके बाद है बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। उसके बाद है फंगी का आपको याद रखना, ये दरोगा में मेन से पूछा गया था, काइटिन से बना होता है आपका सेल वॉल। तो इसमें है माइकोप्लाज्म, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसका कोई सेल वॉल नहीं होता है। बाकी मैंने सबके बारे में आपको समझा दिया। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय। देखो, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, हमेशा याद रखना सेक्स हार्मोन को अलग कर लेना और नॉर्मल हार्मोन को अलग कर लेना। ठीक है,
अब हार्मोन बेसिकली हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो हार्मोन के कारण होते हैं। तो जो सेक्स हार्मोन है, जो अगर फीमेल में हम लोग बात करें लिंग हार्मोन का, वो है एस्ट्रोजन और एक है आपका प्रोजेस्टेरोन। तो याद रखना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है, एक सेक्स हार्मोन है और दोनों जो बनाता है किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है वो है आपका ओवरी, दैट मींस अंडाशय। अब याद रखना जो एस्ट्रोजन है उसका काम क्या होता है, तो एस्ट्रोजन का काम जो होता है, एस्ट्रोजन इसका जो काम होता है, जो फीमेल में जो प्राइमरी कैरेक्टर होता है उसको डेवलप करने के लिए क्या होता है, आपका प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर जो होता है, ठीक है, आपको जो डेवलप होता है प्राथमिक सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप होता है आपका, वो एस्ट्रोजन के कारण होता है। और जो प्रोजेस्टेरोन है, तो बच्चा जब पैदा होता है मादा के द्वारा, तो उसको कंसीव करने में सही तरीके से क्या होता है, वो प्रोजेस्टेरोन का कारण होता है, काम होता है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है जो कि आपका ओवरी के द्वारा, अंडाशय के द्वारा रिलीज किया जाता है, याद रहेगा। इसी तरीके से मेल में जो सेक्स हार्मोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं मेल में, ठीक है, जो नर में होता है क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। उसको कौन रिलीज करता है, तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को कौन करता है, तो टेस्टिस करता है, जिसको हिंदी में वृषण भी बोलते हैं। तो कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन को टेस्टिस करता है। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, वही मेल कैरेक्टर, प्राइमरी मेल कैरेक्टर, प्राइमरी सेक्सुअल मेल कैरेक्टर जो होता है, आवाज को भारी हो जाना, ठीक है, और बॉडी पार्ट्स पे बाल आना, तो ये सब जो आपको प्राइमरी कैरेक्टर जो होता है वो डेवलप होता है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपका फीमेल में, ठीक है, याद रहेगा। इतना आपको यहां से याद रखना है। यहां आपको कुछ कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं जो दरोगा में पहले पूछा गया, जैसे यहां दिया हुआ है ओविडक्ट या अंडवाहिनी। याद रखना जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, ठीक है, मादा के अंदर होता है, वो कहां होता है, तो वो होता है आपका ओविडक्ट में। ओविडक्ट या इसी को आपको फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हो, ओविडक्ट या मोर फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, या अंडवाहिनी हिंदी में बोला जाता है। तो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और एग के बीच में, अच्छे से याद रखना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, दैट मींस भ्रूण बनता है, जो कि एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, क्या होता है, वो एक सिंगल सेल होता है। तो याद रखना एम्ब्रियो एक सिंगल सेल है, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो है इसका डेवलपमेंट कहां होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यूट्रस में होता है, गर्भाशय में होता है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, जो ये एम्ब्रियो है, ठीक है, वो बच्चा में धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है। तो जब बच्चा में डेवलप होता है, ठीक है, तो उसको खाना पदार्थ कहां से मिलता है, तो उसके लिए होता है प्लेजेंटा। ये वर्ड याद रखना, गर्भनाल या प्लेजेंटा, ठीक है। तो जो प्लेजेंटा है ये क्या होता है, एक पाइप होता है जो बच्चे से कनेक्टेड होता है और बच्चा और माँ के बीच में कनेक्शन बनाता है, और माँ जो खाती है वही बच्चे को, वो बच्चे के शरीर में भी उसका पोषण जाता है। तो प्लेजेंटा के थ्रू ही क्या होता है, बच्चे को पोषण मिलता है, और बच्चे का जो मतलब यूजलेस जो भी उसके बॉडी के अंदर है, जो उसको जरूरत नहीं है, वो भी बाद में प्लेजेंटा के थ्रू ही बाहर आता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, याद रखिएगा। जब एमसीक्यू के फॉर्मेट में स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे, सब रहेंगे। उसके बाद याद रखना एक वर्ड मैंने यूज किया था, चलो यहाँ इतना ही रख देते हैं, चलो ये, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या था, ओवरी जो है रिलीज करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट प्रोड्यूस साउंड इन ह्यूमन। देखिए मैंने आपको पूरा लंग्स जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहले देखो ये क्या है, मुख, इसको बोलते हैं माउथ कैविटी। ये क्या है, नोस्ट्रिल, नासिका। तो माउथ कैविटी और नासिका मतलब नोस्ट्रिल, ये जहां दोनों आके एक जगह मिलते हैं, उसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉमन जगह जो मुख गुहा, ठीक है, और नासिका जहां आके मिलता है उस जगह को क्या बोलते हैं, कॉमन जगह होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, ग्रसनी। याद रखना पहला क्वेश्चन ये, कॉमन पैसेज फॉर मुख गुहा एंड नासिका, दैट मींस माउथ कैविटी एंड नोस्ट्रिल, दोनों के लिए कॉमन जगह होता है, वो कौन सा है, आपका फेरिंग्स से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, जब ये यहां मुंह से खाया, नाक से सांस ले, एक जगह आया, उसके आगे अगर जाए वो, ठीक है, तो उसके आगे जाते हैं तो दोनों अलग अलग पाइप बटता है फिर, ठीक है। यहां क्वेश्चन पूछा है कि साउंड कौन सा प्रोड्यूस करता है, तो साउंड जो प्रोड्यूस करता है वो करता है आपका लैरिंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वाक यंत्र, लैरिंग्स, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखोगे। देखो यहां आया, फिर से यहां फूड पाइप आया, चाहे एयर पाइप आया, तो फूड पाइप का बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का बात हो जाता है। तो एयर पाइप आता है, फिर से यहाँ क्या आता है, यहाँ फिर से ट्रैकिया, यहाँ नीचे आओगे, यहाँ ट्रैकिया है, ट्रैकिया, और ट्रैकिया से फिर से क्या निकल जाता है, क्या निकलता है, ब्रोंकाई, फिर से ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल से फिर से एल्वियोली। तो यहां क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है, मतलब बॉडी में का जो CO2 है वो बाहर निकलता है
और जो आपका O2 है वो बॉडी के अंदर जाता है। तो ये किसके थ्रू होता है? तो ब्रोंकियोल्स के बाद एक कुपिका होता है जिसको बोला जाता है एल्वियोली। तो ये गैस के जो एक्सचेंज में जो हेल्प करता है वो कुपिका एल्वियोली ही करता है। तो याद रखना 3 क्वेश्चन, कॉमन पैसेज दोनों के लिए फेरिंग्स, आवाज निकालने के लिए लैरिंग्स, और गैस का आदान प्रदान के लिए एल्वियोली। अच्छे से याद रखना ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है। बाकी बहुत समझा चुके हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है आपका कि यूनेस्को की सूची में कुल कितने भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व है? आप सबको पता है, तो कुल भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो टोटल हमारे भारत में है 18। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2008 से जब से एग्जाम देना दरोगा शुरू हुआ है तब से इस टाइप के बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टोटल 18 है, ठीक है, जिसमें कि 12 तो यूनेस्को की लिस्ट में है, पर जो 6 जो है लिस्ट में नहीं है। ये 6 कौन से हैं जो लिस्ट में नहीं है? तो इसे पूछा कि कितना सूचीबद्ध है यूनेस्को के, तो 12 है। आप पूछ लिया जा सकता है कि 6 पूछा भी गया है डिफरेंट एग्जाम में, उसमें ऑप्शन है मानस दिया हुआ था कि 6 वो कौन सा नहीं है। तो मैं आपको ना इसको मैप से करवा देता हूं, जो क्वेश्चन इससे पूछे गए वो भी मैं आपको यहां करवा देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 18 यहां दिख रहा होगा। सबसे पहले देखो जो दरोगा में जो इससे क्वेश्चन अभी जो प्री में पूछा गया था कि सबसे उत्तर में कौन सा है, ठीक है, सबसे उत्तर में कौन सा जैव मंडल है, ठीक है। मैक्सिमम लोग ने अंदाजे भी मारा था, बट एक दिन पहले मैंने ग्रुप में ये आपका फिगर डाला था। देखो सबसे उत्तर में है, याद रखना, कोल्ड डेजर्ट। सबसे उत्तर वाला बायोस्फीयर रिजर्व आपका कौन सा है, तो आपको याद रखना है जैव मंडल कौन सा है, तो आपका कोल्ड डेजर्ट। सबसे पूरब में कौन सा है, तो आपको याद रखना है दिवांग है, ठीक है, दिवांग है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। सबसे आपका पश्चिम में कौन सा है, तो रन ऑफ कच्छ है जो कि आपका गुजरात में है। सबसे आपका दक्षिण में कौन सा है, तो ग्रेट निकोबर है जो अंडमान एंड निकोबर में है, ठीक है। समझ में आया? तो ये तो आप समझ गए, उत्तर पश्चिम दक्षिण ये सब पूछेगा तो बता दो। पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा यहाँ कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है आपका रन ऑफ कच्छ है, और सबसे छोटा कौन सा है, तो दिहांग वैली है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है, क्योंकि 12 है तो हम ये याद कर लेते हैं कि कौन सा नहीं है, तो समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा है। देखिए सबसे पहले याद रखना नॉर्थ ईस्ट का 3 जो नहीं है, ठीक है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश में है। जैसे कि मानस आपका असम में है, डिब्रू सेखुआ ये असम में है, ठीक है, और आपका दिहांग ये आपका अरुणाचल में। ये तीनों आपका यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है, दिहांग, डिब्रू सेखुआ और मानस, ठीक है। उसके बाद सबसे इधर आ जाओ, रन ऑफ कच्छ पूरा क्या है, नमकीन जगह है, तो ये भी नहीं है, नमकीन वाला जगह नहीं जाएगा कोई। सबसे ठंडा वाला जगह कोल्ड डेजर्ट ये भी नहीं है, तो क्या हो गया, 3 इधर, 4 5 हो गया। एक और जो नहीं है शेषचलम, शेषनाग, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और सबसे पहला कौन था आपका जैव मंडल भारत का, तो वो था आपका नीलगिरी। याद रहेगा इतना, तो सब चीज मैंने आपको यहाँ करवा दिया। अब 21 नंबर का है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया, आप जल्दी जल्दी बताते। देखो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो कैलाश सेंकला को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है, प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में आया था। किसके समय में आया था प्रोजेक्ट टाइगर, तो इंदिरा गांधी के समय में आया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद याद होगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया तो कैलाश संकला है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, ठीक है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया दरोगा का क्वेश्चन है ये भी, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादेव पायेंग, ठीक है, ये भी दरोगा में पूछा गया। एक और दरोगा में पूछा गया था टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया याद रखेगा बिंदेश्वर पाठक टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, जिनको 2024 में आपका पद्म विभूषण भी दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आपको याद रखना है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कैलाश सेंकला। उसके बाद भारत के किस राज्य में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, देखो गोरुमारा याद रखना ये कहाँ है, तो गोरुमारा जो है आपका वेस्ट बंगाल में। और क्या क्या है याद करो, रिवीजन करो दिमाग में। सबसे पहले नेवरा वैली नेवरा वैली कहाँ है, तो नेवरा वैली आपका वेस्ट बंगाल में है, पहला पॉइंट। दूसरा सुंदरवन, सबको पता होगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपका कहाँ है, यही है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद सिंगला, ठीक है, सिंगलाला जो आपका
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। बुक्सा टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये भी आपका यहाँ है। गोरुमारा कहाँ है? तो वो भी आपका यही है। उड़ीसा का याद रखिएगा, इसमें दो याद रखिएगा, सिंपलीपाल नेशनल पार्क और आपका भितरकनिका नेशनल पार्क, ये यही है। यहाँ एक सेंचुरी भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कछुओं के लिए, गहीरमाथा। तो गहीरमाथा सेंचुरी कहाँ है? तो ये भी आपका उड़ीसा में है। असम में बहुत है, आपको पता होगा, मानस है, ठीक है, आपका मानस है। उसके बाद आपका डिब्रू सेखुआ है, मानस है, डिब्रू सेखुआ है, काजीरंगा है, ठीक है। ये सब जो है आपका ओरांग है, नामेरी है, ओरांग नामेरी, फिर से मेरे साथ बोलो, ओरांग नामेरी, डिब्रू सेखुआ, काजीरंगा, मानस, ये सब कहाँ है? तो ये सब आपका असम में है। मेघालय से एक याद रखिएगा, नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है? नोकरेक नेशनल पार्क, तो आपको याद रखना है मेघालय। 22 क्वेश्चन हो गया। 10, मुरी में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग है? जल्दी से बताएं, मुरी में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग है? तो आपको याद रखना है मुरी में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग है, तो ये एल्युमिनियम निर्माण का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा हम बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। खनिज से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। खनिज में भी कौन सा? लोह-एसक, कोयला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोह-एसक एंड कोयला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाकी और भी है, यूरेनियम, थोरियम, ये सब है, पर सबसे ज्यादा ये। सबसे पहले देखते हैं कि लोह-एसक कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे पहले उड़ीसा में, उड़ीसा का याद रखना बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ लोह-एसक के लिए फेमस है। मयूरभंज लोह-एसक के लिए फेमस है। क्योंझार लोह-एसक के लिए फेमस है। उसी तरीके से बेलाडीला, बेलाडीला दरोगा में आ चुका है, लोह-एसक के लिए फेमस और कहाँ है? तो आपको याद रखना है बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। पर वही तेलचर जो है, तेलचर, तेलचर कहाँ है? वो भी खनिज के लिए बहुत फेमस है, तो वो उड़ीसा में। बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और कोयला के लिए कोरबा फेमस है, तो कोरबा कहाँ है? तो आपका छत्तीसगढ़ में। तो बेलाडीला एंड कोरबा आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में। और कोयला का बात करें तो रानीगंज जो सबसे पुराना कोयल फील्ड है वो कहाँ है? आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, याद रहेगा। उसी तरीके से यूरेनियम, यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। कहाँ? आंध्र प्रदेश, पंचमपल्ली, ठीक है। कौन सा जगह? पंचमपल्ली। यूरेनियम सबसे ज्यादा होता है आपका आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम का आप याद करो एटॉमिक नंबर, जितना मैं बोलूं, जितना मैं वर्ड यूज करूं, समझ लेना कुछ ना कुछ रिलेशन है एग्जाम से। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर बोलो 92। सबसे ज्यादा यूरेनियम कौन प्रोड्यूस करता है? आंध्र प्रदेश। उसी तरीके से आप याद करो थोरियम, बीपीएससी में पूछ गया था 69 बीपीएससी। थोरियम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? केरल। थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 90। उसका आयस्क क्या है? मोन्जाइट। याद रखना जो जो चीज मैं बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी हो गया। कौन सी ऐसी पर्वत चोटी है जिसका विस्तार केवल एक ही राज्य में है? तो ये है आपका, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, अजंता, ठीक है। अजंता पर्वत श्रृंखला है जो एक ही राज्य में है, वो है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ आरावली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आरावली, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने ये सब पढ़ा है, यूट्यूब पे पूरा ज्योग्राफी का आपका क्लास है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अरावली याद रखिएगा। इसका जो सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है आपका गुरु शिखर, सबसे ऊंचा चोटी जो गुरु शिखर। इसका हाइट है 1722 मीटर, जो कि आपका कहाँ है? राजस्थान में, अच्छे से याद रखना। और अरावली जो शिखर है भारत का सबसे पुराना पर्वत आपका क्या है? श्रृंखला भी है, ठीक है, जिसका सबसे ऊंचा चोटी है आपका गुरु शिखर 1722 राजस्थान में, याद रहेगा। प्लस ये किस टाइप का पर्वत है? तो ये आपका अवशिष्ट और मोरदार पर्वत है। अवशिष्ट है मतलब रेसिडुअल एंड आपका फोल्ड माउंटेन है, याद रखिएगा, ठीक है। 25 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है। हमेशा जब भी पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा, समय देंगे, उन चीजों को हम लोग समझेंगे, क्योंकि पॉलिटी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहां बोला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की बढ़ाने की शक्ति। देखिए तो सर्वोच्च न्यायालय का बात किया है, डेट मीन्स आपका सुप्रीम कोर्ट का बात किया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जज कम ज्यादा कौन कर सकते हैं? तो हमेशा याद रखना ये पार्लियामेंट ही कर सकता है। बट हाई कोर्ट का बात करें, सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है कि उच्च न्यायालय, सिर्फ उच्च न्यायालय, डेट मीन्स हाई कोर्ट का बात आएगा कि हाई कोर्ट में कम ज्यादा कौन कर सकता है जज? तो याद रखिएगा वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट करेगा। अब याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950, याद रखना 28 जनवरी 1950। अब जल्दी जल्दी आर्टिकल याद करो, ठीक है। सबसे पहले हमारे देश के लिए एक क्या होगा? एक आपका सुप्रीम कोर्ट होगा। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 124 में बताया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस है उनका कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। कौन सा अनुच्छेद में? 124 का 2,
इनका जो सैलरी है, जो भी जजेस है, इनका सैलरी है, ठीक है, वो कंसोलिडेट फंड से दिया जाएगा, आकस्मिक नीति से दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कंसोलिडेट फंड में, ये कौन से आर्टिकल में है, तो इनका जो है 125 में इनका सैलरी के बारे में बताया गया। अब जो बोल रहा हूं ये और इंपॉर्टेंट है। 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, टेम्पोररी जो चीफ जस्टिस है उसको कौन अपॉइंट करेगा, आपका प्रेसिडेंट करेगा, टेम्पोररी चीफ जस्टिस। तो टेम्पोररी चीफ जस्टिस के बारे में 126 में बताया गया है, इसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। 127 तदार्थ न्यायाधीश एडहॉक जज, इसको कौन नियुक्त करेगा, तो इसको चीफ जस्टिस नियुक्त करेगा, ठीक है, याद रखना। एक्टिंग चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट करेगा, तदार्थ न्यायाधीश 127 आर्टिकल में बताया गया है, इसको चीफ जस्टिस नियुक्त करेगा। 128 में क्या बताया गया है, 128 में बताया गया है जो रिटायर्ड जज है, जब उनको काम के लिए बुलाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो रिटायर्ड जज के लिए बताया गया है 128 में। 129 में क्या बताया गया है, तो अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है 129 में। यही अगर हम लोग हाई कोर्ट का बात करें, उसमें अभिलेख न्यायालय कितना में है, तो 215 में है, याद रखना। और एक आर्टिकल है 143 एडवाइजरी पावर, ठीक है, कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, वो एडवाइस कर सकते हैं, कानूनी सलाह जो है प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। वो कौन से आर्टिकल में है, तो ये 143। बट ये मानना प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो मानना चाहते कि नहीं। और याद रखिएगा एडवाइजरी वाला जो पावर है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है, जो कि आर्टिकल 143 में दिया गया है। याद रखें ये 143 वाला दरोगा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो थैंक यू सो मच, मेहनत हमने बहुत कर दिया है, बस इसको आपको अपना बना लेना है। और अगर आपको लगता है कि मेरा मेहनत है कंटिन्यूसली 1 घंटा प्लस में आपके सामने बोला हूं, ठीक है, लाइव में हम घूमते फिरते कुछ अलग बातें होती है, पर मैं लाइव इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि उसकी जरूरत मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको है। मैं अभी आपको फोकस रखना है कि कितना फैक्ट याद कर पाते हो, और समय उतना ही दे जितना जरूरत है कहीं भी। सो थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद। और लाइक भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।